मीनाक्षी नटराजन नामांकन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और राष्ट्रपति भवन तक और दूसरी तरफ कांग्रेस मुख्यालय में गेट के ठीक बाहर पुलिस लग गई। कांग्रेस हेडक्वार्टर गेट के ठीक ऊपर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी और कहा कि बाहर 144 यानी अब जो नई धारा है बीएनएस की 163 लागू हो गई। बताइए आप, कमाल है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ और किस तरीके से वहां पर ना केवल चुनाव आयोग ने अपना वकील खड़ा किया बल्कि उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी वकील खड़ा कर दिया। मामला चुनाव आयोग का था तो चुनाव आयोग की तरफ से अगर सॉलिसिटर जनरल सामने आते हैं तो समझ में आता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का भी वकील सामने आ गया जिसको लेकर के कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। और वहीं आज कांग्रेस के विधायक, मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक वो परेड करने के लिए जा रहे थे, राष्ट्रपति से मिलने के लिए जा रहे थे कि हम तो हैं, संख्या बल देख लीजिए हमारी। लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति वो देहरादून पहुंच गई और मिलने का समय नहीं मिला। प्रोटोकॉल हो सकता है, दुनिया भर की बातें हो सकती है, लेकिन राजनीति जबरदस्त तरीके से गर्म है। सबसे पहले तस्वीर देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तस्वीर देखिए आप, किस तरीके से जो है वो खींचतान दिखाई दे रही है। और ये कांग्रेस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर 100 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर नहीं, जहां गेट है उस गेट से ठीक 5 फुट बाहर बैरिकेडिंग लगा दिया गया। और बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस अनाउंसमेंट करती हुई सुनाई दे रही है कि धारा 144 लागू है, यानी बीएनएस की धारा 163 लागू है और आप अपना प्रोटेस्ट खत्म करके पुलिस की बस में बैठिए। वहीं से कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिसमें जीतू पटवारी कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उनको पुलिस बस में बैठा करके ले गई। कमाल है, सुनिए जरा। अब ये वाकई कमाल है कि जिस तरीके से जो है वो कांग्रेस के नेता वो निकलना चाहते थे कांग्रेस मुख्यालय से और निकल करके फिर उसके बाद में प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वहीं पर 163 लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक विजुअल, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, आप जरा सुनिए, केवल 30 सेकंड का आप सुनिए और किस तरीके से जीतू पटवारी को पुलिस वाले खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये तरीका अरे भाई माइक तो हटा दो। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप। हालांकि बहुत कुछ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुआ है, आगे आपको और दिखाता हूं, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए आप। कांग्रेस के विधायक बस में बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के विधायक बस में बैठ करके बाकायदा वो राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति उस वक्त में भवन के अंदर नहीं थी और वो देहरादून पहुंच चुकी थी। ये देहरादून में आप देखिए पुष्कर सिंह धामी उनका स्वागत कर रहे हैं, पहले से तय कार्यक्रम होगा। और कांग्रेस के जो विधायक थे जो मिलने के लिए जाना चाहते थे वो फिर बैरंग लौटना पड़ा उनको। बीजेपी की अब मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिरकार क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी। पहले जज साहब थे प्रशांत कुमार मिश्रा और दूसरे जज साहब थे एएस चंदूरकर
उनकी पीठ ने, 2 जजों की पीठ ने इस मामले को सुना, लेकिन याचिका खारिज कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने कहा कि ऐसे अगर हम सुनने लगेंगे तो यहां पर तो बाढ़ आ जाएगी। अब यहां पर 2 अनुच्छेद संविधान के दो आर्टिकल्स का हवाला दिया जा रहा था। कांग्रेस की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी उसमें अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रख रहे थे और उन्होंने आर्टिकल 33A का हवाला दिया और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि अगर कहीं किसी मामले में एफआईआर नहीं हुई है, किसी मामले में अगर पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया है, किसी मामले में अगर चार्जशीट नहीं हुई है, चार्ज फ्रेम नहीं किए गए हैं, तो ऐसे किसी मामले का उल्लेख करना बनता नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस मामले में आपके खिलाफ एफआईआर ना हुई हो, चार्जशीट ना हुई हो, चार्ज फ्रेम ना हुए हो, तो ऐसे किसी मामले को आप उजागर करें, जरूरी नहीं है। लेकिन यहां जजों की तरफ से जो है वो कहा गया कि आर्टिकल 329B क्या है? आर्टिकल 329B कहता है कि चुनावी प्रक्रिया के अंदर अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं, और वो भी तब भी जब आपका नामांकन गलत तरीके से या मनमाने तरीके से खारिज किया गया हो, तब भी। गजब है साहब, आप सुनिए जरा इस बात को। अब एक तरफ जो है ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आज इस बात को कहा, जोर देकर के कहा कि साहब आपकी याचिका को हम अब स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप सीधे आए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और सीधे आप आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए, यानी अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन यह कहा गया कि साहब आप सीधे आ तो गए हैं, लेकिन ऐसे में हम आपको सुन नहीं सकते हैं। आप चुनाव के बाद में याचिका दायर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ में इंसाफ नहीं हुआ है तो हम आपके साथ में इंसाफ करने की कोशिश करेंगे। यानी मामला कुल मिलाकर के कुछ वैसा सा ही है कि महाराष्ट्र के अंदर था, या फिर जब एसआईआर को लेकर के मामला आता है, और यही जो है वो गाहे बगाहे दिखाई देता है कि साहब मामला जब तय समय सीमा होती है उसके अंदर अगर सुनवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट का ही कोर्ट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी अगर न्याय देरी से मिला तो वो न्याय के बराबर नहीं, वो फिर अन्याय ही एक तरीके से। तो ऐसे में यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहना, और सुप्रीम कोर्ट में जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के वकील पेश हुए थे, उनकी तरफ से ये कहना कि भाई आप बाद में आइए और बाद में इसके ऊपर याचिका दाखिल कीजिए, अभी हम सीधे इसमें आपको नहीं सुन सकते हैं, और अगर ऐसे में हम हस्तक्षेप करके और आपका नामांकन मंजूर करवा देते हैं तो ऐसे तो फिर बाढ़ आ जाएगी। 2 बातें यहां पर है। टेक्निकली अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो टेक्निकली ठीक दिखाई देता है, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जब पूरा सिस्टम, सारा ताना बाना अगर मौजूदा सरकार के ही हाथ में है तो ऐसी बाढ़ जो आएगी वो तो विपक्ष वालों की ही आएगी। जाहिर सी बात है उसमें सरकार समर्थित या सरकार के लोग, क्योंकि ये बातें भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही कि नरेंद्र मोदी खुद, अलका लांबा ने कहा इस बात को कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो अपनी शादी की बात को, जब तक वो गुजरात में चुनाव लड़ते थे, शादी वाला कॉलम विवाहित है या अविवाहित है उसको खाली छोड़ देते थे। लेकिन जब वो दिल्ली में आए तो दिल्ली में आने के बाद में उन्होंने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, पहला चुनाव जब लोकसभा का लड़ा, तो अपना जो शादी वाला कॉलम है उसमें विवाहित बताया। ऐसे ही बहुत सारे जो है वो और उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर मंत्रियों का हवाला दिया जा रहा है। अजय राय कांग्रेस के, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी का भी पर्चा फिर खारिज होना चाहिए। और ये सच्चाई है कि देश के अंदर 543 तो लोकसभा की ही सीटें हैं, और 543 जब लोकसभा की सीटें हैं और 543 सीटों पर अगर मान करके चलिए कि 5-5 अगर उम्मीदवार भी अगर पर्चा भरते हैं, हालांकि किसी सीट पर 15 है, किसी पर 25 है, तो करीब करीब अगर 10 भी मान लें अगर आप 500 में से, तो 5000 के करीब जो है वो नामांकन आते हैं हर साल लोकसभा के अंदर। और अगर आप यूपी में देखें तो यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं
और 403 सीटों पर अगर 10-10 उम्मीदवार, और विधानसभा के अंदर तो ये होता है कि साहब 15-15, 20-20, 25-25 उम्मीदवार जो है वो आते हैं, तो ऐसे अगर इस तरीके से खारिज किया जाने लगेगा नामांकन, तो फिर तो चुनाव लड़ने वाले ही 4 लोग बचेंगे, क्योंकि 4-4, 5-5, 10-10 हजार जहां पर उम्मीदवार आ रहे हैं, वहां क्या यह संभव है कि हर किसी का पर्चा जो है वो वाकई 100% बिना किसी त्रुटि के हो, और ऐसा हो कि उस पर कोई आपत्ति जाहिर ना की जा सके? मैं आपको एक प्रैक्टिकल व्यवहारिक बात बताता हूं। बहुत सारे नेता जो दूर दराज के इलाकों में भी चुनाव लड़ते हैं, मान लीजिए कि कोई यूपी में चुनाव लड़ रहा है, कोई बिहार में चुनाव लड़ रहा है, कोई झारखंड में चुनाव लड़ रहा है, वो दिल्ली से स्पेशल वकीलों की टीम बुलाते हैं, और सिर्फ इस बात के लिए बुलाते हैं कि भाई आपने जो है वो पहले भी नामांकन दाखिल करवाए हुए हैं, और बहुत सारे वकील, उनका रिकॉर्ड रहता है कि मैंने 50 नामांकन दाखिल करवाए हुए हैं, मैंने 15 करवाए हुए हैं, मैंने 500 करवाए हुए हैं। तो वो वकीलों की भी एक प्रोफाइल होती, तो स्पेशली जो है वो वकीलों को बुलाया जाता है कि भाई आप नामांकन जो है वो भरिए। ये क्योंकि फॉर्म भरना एक तो होता है कि ठीक है आपको बीएसएनएल की सिम लेनी है, एयरटेल की सिम लेनी है, उसके लिए फॉर्म भरिए, और एक होता है नामांकन के लिए फॉर्म भरिए। तो नामांकन के लिए जब फॉर्म भरा जाता है तो अक्सर उसमें गलती ना हो, इसलिए कोई भी उम्मीदवार पूरी कोशिश करता है, और इसलिए स्पेशल जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी सहायता ली जाती है। तो यही जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जिरह हो रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी बात को जोर देकर के कहा कि आर्टिकल 33A उसमें बाध्यता नहीं है। और उसके बाद में मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने भी इस बात को जोर देकर के कहा कि ऐसा कोई कॉलम होता ही नहीं है कि जिस कॉलम में अगर गैर क्रिमिनल अगर कोई केस है या कोई प्राइवेट कंप्लेंट वाला केस है तो उसमें हम अपना जो है वो केस की डिटेल दे सकते थे। ऐसा कोई कॉलम होता ही नहीं है, और अगर ऐसा कोई कॉलम होता तो प्राइवेट कंप्लेंट की डिटेल भी हम देते। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म वो चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना। कुल मिलाकर के ये हंगामा वैसे तो थमने वाला नहीं है, और कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन के जरिए बीजेपी पर और प्रहार करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरओ रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनको लेकर के सवाल खड़े हो गए, और आरओ को लेकर के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने कहा कि जो आरओ है वो आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी हुई है, और लिहाजा इसीलिए हमारी कंप्लेंट को सुनने से ही जो है वो इनकार कर दिया। हम लगातार दौड़ते रहे, भागते रहे, लेकिन हमें सुना नहीं गया। रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया क्या था? आदरणीय उमंग जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बताया, जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे। जिस परिवार से वो आते हैं, इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों
निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। उमंग जी ने इस भावना को आप सबके सामने व्यक्त किया। दूसरा, हमने उसी रात को सारे विधायक केंद्रीय निर्वाचन का भोपाल कार्यालय पे हमारी आपत्ति दर्ज कराने गए। 6 घंटे तक हम सोते रहे, वहीं पे वीडियो विजुअल आए। सुबह उन्होंने कहा कि आप सुबह हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। इसी समय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिनिधिमंडल गया, मीनाक्षी जी भी उसमें थी। वहां भी जो आवेदन, जो हमने तथ्य रखे, उस पर कोई किसी प्रकार का वापस रिपीट हमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, ना हमें कोई निर्देश दिया गया, ना कोई किसी प्रकार की कार्रवाई की। या तो रिजेक्ट करते या सिलेक्ट करते या उसको एक्सेप्ट करते, दोनों नहीं किया गया। ये पूरा रवैया क्या है? ये पूरा रवैया है कि लोकतंत्र को मोदी ने मार दिया, प्रजातंत्र को मोदी ने मार दिया। अब ये मामला क्या वाकई यहीं पर खत्म हो जाएगा या फिर इस मामले को सड़क सड़क तक, गांव गांव तक, पगडंडियों तक कांग्रेस लेकर के जाएगी? वैसे कांग्रेस ने बिल्कुल साफ तौर पर इशारा कर दिया है। मीनाक्षी नटराजन को पंजाब का प्रभारी बनाया जा रहा है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। यानी जहां चुनाव है और जहां पर दलित बहुत बड़ी संख्या में है और मीनाक्षी नटराजन खुद दलित है, तो ऐसे में कांग्रेस इस बात को लेकर के, जो मीनाक्षी नटराजन अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक अफसर की एक कलम और वो आपको नया जीवन दान दे जाती है। वैसे अगर मीनाक्षी नटराजन अगर सांसद चुनी जाती तो शायद उनकी प्रोफाइल उतनी बड़ी नहीं हो पाती, शायद उनके बारे में लोग उतना नहीं जान समझ पाते। अगर वो भी एक सांसदों के बीच में होती, सिर्फ एक लिस्ट में नाम आता कि मीनाक्षी नटराजन, वो भी सांसद चुन ली गई है। लेकिन अब मीनाक्षी नटराजन को लेकर के जिस तरीके से चर्चा हो रही है और कांग्रेस जैसे उनको चुनाव में भी उतारने वाली है, जाहिर सी बात है 2029 के चुनाव में भी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी वो जवान है, काफ़ी उनके पास में उम्र भी है। तो ऐसे में क्या बीजेपी ने इस लड़ाई में फायदे की जगह पर नुकसान चुन लिया है? सवाल इस बात का भी है। और राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला तो क्या फिर से बुलाया जाएगा? और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।